हेलो मित्रों, आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो विषय है हमारा अव्यय। अव्यय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसकी दृष्टि से मैंने आपको इस विषय को, अव्यय को समझाने का एक सार्थक प्रयास किया है कि अव्यय जो है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि अव्यय क्या है। देखिए, अव्यय को अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो आप ये समझ लीजिए कि जो अव्यय है वो आ और व्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है। आ का अर्थ जो होता है वो होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च होना। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो अव्यय का मतलब है कि जिसमें परिवर्तन ना हो। अब शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है ये यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो अव्यय की परिभाषा है उस परिभाषा को हम देखेंगे कि अव्यय की है क्या। कह रहा है जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, वे शब्द जिनके रूप एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है। किस किस से? लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के प्रभाव से अगर कोई शब्द परिवर्तित नहीं होता है, उसका रूप नहीं बदलता है, तो वे शब्द हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? ये क्या कहलाते हैं? अव्यय। ठीक है, यानी कि जो शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे वह तेज दौड़ता है, तुम रोज दौड़ते हो, ये दो शब्द हैं। अब यहां पर ये एक शब्द है तेज, ये शब्द है यहां पर रोज। इसको अगर आप देखें तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि तेज जो है ये विशेषण शब्द है, लेकिन अब इस तेज शब्द को हम अव्यय क्यों कह रहे हैं ये बात अब आप थोड़ा सा समझिएगा। क्योंकि अब देखिए, अगर हम यहां पर दौड़ती कर दें, वह तेज दौड़ती है, तो यहां पर ये वह शब्द जो है इसका लिंग बदल गया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, है ना? ये तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। क्रिया जो है वही है, लेकिन लिंग बदल जाने से, यानी कर्ता बदल जाने के कारण जो क्रिया है उसका भी लिंग यहां पर बदल गया। अर्थात अगर हम कहें तो ये दौड़ती शब्द में जब हमने क्रिया बदल दी तो यहां पर कर्ता का लिंग हमारा बदल गया, लेकिन इस तेज शब्द पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं इसको कि तेज शब्द जिस रूप में जैसा था वैसा ही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था लिंग, वचन और कारक। यहां पर आपको लिंग का एक रूप मिला कि जब हमने यहां पर वह का लिंग परिवर्तित कर दिया, है ना, तो तेज शब्द पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तेज शब्द जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो हमारी ये क्रिया है दौड़ना, इस पर इसका प्रभाव जरूर पड़ा।
ना। जैसे ही हमने इस क्रिया को बदला, हमारा जो है लिंग बदल गया, लेकिन इस शब्द पर, तेज शब्द पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक। दूसरा, तुम रोज दौड़ते हो। अब यहां पर देखिए, रोज शब्द जो है वो फिर विशेषण में आ गया, विशेषण में आ गया। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे कि दौड़ते, ये क्या है, तुम, बहुवचन बन गया। यहां क्या था, एक वचन, यहां बहुवचन। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देख लें, अब हम अगर इसका वाक्य बदलें और कह दें, वह रोज दौड़ता है। अब यहां पर देखिए, एक चीज अब आप यहां पर समझिए कि यहां बहुवचन था कर्ता, तब भी रोज शब्द ही आया था। यहां पर एक वचन है कर्ता, क्रिया एक वचन है, लेकिन जो विशेषण है वो क्या है, हमारा अव्यय, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे रोज है, तेज है, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय। मैंने जो आपको बताया था, लिंग, वचन और कारक, इनसे कोई प्रभाव ना पड़े तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे इसको स्त्री लिख रहने दो, चाहे इसको पुल्लिंग रहने दो, तेज शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे ही यहां पर रोज शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर है इतना। अब देखिए, अव्यय के भेद। चूंकि अव्यय के भेद हैं और ये भेद कितने हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ये मैंने आपको यहां बताया है। ये क्या है, अव्यय है। ये क्या है, हमारी क्रिया है। और क्रिया से पहले जो विशेषण लगता है, और ऐसा विशेषण जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये हमारे अव्यय के भेद है। पहला कौन सा है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये 4 जो है हमारे अव्यय के भेद हैं। यहां तक मैं समझता हूं कि बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहली हेडिंग हम देखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। अब चूंकि क्रिया विशेषण अव्यय, अब इस क्रिया विशेषण अव्यय में इसके फिर हमारे भाग बनेंगे, है ना। एक बनेगा आपका दिशा, या जिसको हम कहें स्थान सूचक, स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय। अब इस स्थानवाचक अव्यय में हमारे 2 भाग बनेंगे, क्योंकि स्थान की बात कर रहा है तो इसमें एक बनेगा हमारा दिशा बोधक अव्यय
दिशा बोधक अव्यय और दूसरा बनेगा हमारा स्थिति बोधक अव्यय। कौन सा? स्थिति बोधक, है ना। पहला बना हमारा दिशा बोधक अव्यय और दूसरा बना स्थिति बोधक अव्यय। अब ये दोनों अव्यय क्या है, ये अब हमें समझना है कि जो हमने बात की दिशा बोधक और स्थिति बोधक, ये दोनों हमारे किस में आ रहे? स्थान बोधक अव्यय में, है ना। स्थानवाचक अव्यय जो है उसमें के ये हमारे भाग हैं। तो अब जो है, अब हम देखेंगे इसमें कि जो दिशा बोधक अव्यय है, इस दिशा बोधक अव्यय में हमारे क्या क्या आ जाएगा? नंबर 1 दिशा बोधक अव्यय। इस दिशा बोधक अव्यय में आ जाएगा इधर उधर, है ना, इधर उधर, और आ जाएगा हर तरफ, इस तरफ, है ना, इधर उधर, इस तरफ, उस तरफ, है ना। तो ये शब्द जो है हमारे किसमें आ जाते हैं? दिशा बोधक में, है ना। इसके अलावा दाएं बाएं, ना, दाएं बाएं, इधर उधर, इस तरफ उस तरफ, ये शब्द हमारे किस में आ जाते हैं? दिशा बोधक में। जहां पर हम किसी दिशा की बात करें, सीधे से आप ये समझ लीजिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या है? दिशा है। जैसे हम कहते थे कि पूरब की तरफ, है ना, पूरब की ओर। अब इसमें अगर आपको ये शब्द मिल जाए, इस तरफ उस तरफ, इधर उधर, दाएं बाएं, है ना, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? दिशा बोधक अव्यय। ठीक है। इसके बाद आता है स्थिति बोधक अव्यय। ये इतना तो क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा कि दिशा बोधक अव्यय क्या है। स्थिति, इसके बाद दूसरा जो मैंने भाग आपको बताया है वो बताया था आपको स्थिति बोधक। कौन सा? स्थिति बोधक अव्यय। ये स्थिति बोधक अव्यय क्या है? इसमें हम कह सकते हैं समीप, है ना, किसी के पास होने का अगर हम संकेत दें। स्थिति क्या है, उस चीज को इसमें हम व्याख्याएं करते हैं, है ना। सामने, है ना, भीतर, बाहर, है ना, समीप, सामने, भीतर, बाहर, नीचे, है ना, नीचे, ऊपर, ना, ऐसे ही इसमें आगे पीछे, है ना, आगे पीछे, है ना। तो इस तरीके के जो शब्द है वो शब्द हमारे किस में जाएंगे? स्थिति बोधक में। ये किसका है? क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसका पहला भाग जो था, या जिसका पहला भाग जो है वो क्या है हमारा? स्थानवाचक। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भाग बने। पहला भाग बना दिशा बोधक और दूसरा बना स्थिति बोधक। अब दिशा बोधक में कौन कौन से हमारे चिन्ह आएंगे, है ना। तो दिशा बोधक इधर उधर, इस तरफ उस तरफ, दाएं बाएं। अब देखिए, जैसे मैं कहूं मोहन
इधर नहीं आया। अब यहां पर ये जो इधर शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, और उसमें भी क्या दिशा की बात कर रहा है। तो ये शब्द जो है ये आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्लियर है। वैसे ही स्थिति बोधक, स्थिति बोधक में अगर हम बात करें वैसे ही अगर हम स्थिति बोधक में बात करें, है ना, तो जैसे हम कहें राम ऊपर सो रहा है। अब यहां पर देखिए ये सोना क्या है, ये क्रिया है, और ये ऊपर क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। वैसे ही आप और शब्दों को भी ले करके आप बना सकते हैं। मोहन मेरे पीछे चल रहा है ना, मोहन मेरे पीछे चल रहा है। राधा भीतर चली गई ना, श्याम बाहर गया है, तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरे समीप बैठना मना है ना। अब ये शब्द जो है वो किसमें, स्थिति बोधक में आ जाएगा। अब इन शब्दों को आप किसी में भी प्रयोग करें, लिंग वचन कारक किसी में भी हम इनका प्रयोग करें तो इन पर जो है इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप लिंग वचन कारक कुछ भी बदल करके देख लें, इन पर कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा जिसके कारण ये शब्द जो है वो बदल जाए। ये समीप का समीप ही रहेगा, समीपो नहीं हो सकता है, सामने नहीं हो सकता है, ये सामने ही रहेगा। इसका लिंग वचन कारक के हिसाब से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। आगे इसका दूसरा भाग हम देखते हैं, और दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा था दूसरा भाग है इसका कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, अब चूंकि ये काल की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ये समय की बात बताता है ना, किसकी, समय की। तो ये पहला इसका क्या हो जाएगा, समय बोधक ना। काल का मतलब ही समय होता है, तो एक तो ये समय की बात करता है, ठीक है। दूसरा ये बात करता है अवधि की, अवधि बोधक है ना, इसका मतलब भी समय होता है। तो पहले हम एक एक भाग को देखते हुए चलेंगे। तो इसमें जो हम समय बोधक की हम बात करें तो इस समय बोधक में क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे आज, कल, है ना। उसने आज खाना नहीं खाया, वह आज खाएगा, वह आज जाएगा, वह आज
पानी पिएगा। तो ये क्या है, ये शब्द जो है वो हमें किसकी, समय की सूचना दे रहे हैं, किसकी, समय की। और समय की सूचना देने के कारण ये जो है समय बोधक कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें और शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कब, जब, तब ना। तो ये शब्द जो है क्या है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सवेरे, सवेरे है ना। अब ये सवेरे शब्द जो है यहाँ दूसरे रूप में प्रयोग हो रहा है, जैसे कि उसने सुबह से खाना नहीं खाया, है ना। तो ये एक समय की हमें जो है सूचना दे रहा है। वैसे ही अवधि बोधक, अब अवधि बोधक में क्या आ जाएगा, निरंतर, निरंतर, है ना। अभी तक, अभी तक। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, समय और अवधि बोधक में, समय बोधक और अवधि बोधक। ये जो है एक समय की बात करता है, और ये अवधि बोधक जो है एक लंबे समय की बात करता है। निरंतर यानी कई दिन से, है ना। अभी तक, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, यानी कि पता नहीं वो कब से खाना नहीं खा रहा है, तो वो क्या है, अभी तक, है ना। तो ये किस में आएगा, अवधि बोधक में। अवधि बोधक का भाग क्या है, निरंतर और अभी तक। निरंतर